अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपकी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस किया कि ये कैसे सारा हिसाब होता है, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो गैसेस का एक्सचेंज है कौन से पार्ट में पहले जाता है और कौन से पार्ट की कंपोजिशन क्या है, उसके बाद फिर गैसेस कहाँ जाती हैं, उसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, और इसमें से जो एमसीक्यूज आएंगे वो भी हम देखेंगे। देखें ये O2 जो होती है ये कहाँ होती है? इन्वायरमेंट में। समझ आ रही है? ये कहाँ है? इन्वायरमेंट में O2 है। उसके बाद यही O2 एक बंदा है, उसने जनाब O2 ली। उसके बाद जनाब ये जो O2 है, सबसे पहले उसकी नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, उसके बाद ट्रैकिया। जो ट्रैकिया जो होता है ना, ट्रैकिया, अगर हम ट्रैकिया को देखें तो ट्रैकिया वो पॉइंट आता है जहाँ पर आपके कार्टिलेज एंड हो जाते हैं, मतलब इससे आगे जाकर आपके कार्टिलेज नहीं होते। इससे ऊपर तक कार्टिलेज होते हैं, इससे आगे मतलब कि एल्व्यूलाई में ब्रोंकाई हो गया या एल्व्यूलाई हो गया, उसमें कार्टिलेज नहीं होंगे। तो जो कार्टिलेज का एंड पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? ट्रैकिया। और ट्रैकिया में कौन से कार्टिलेज होते हैं? हाइलीन कार्टिलेज। समझ आ रही है? उसके बाद इसमें सेल्स होते हैं जिनको आप कह सकते हो कि ये सेल्स जो होते हैं उनको मतलब सीबम सॉरी, ये जो सेल्स होते हैं ये म्यूकस पैदा करते हैं। वो वाले सेल्स इसमें पाए जाते हैं जिनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉबलेट सेल्स। और इसमें हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, सी शेप वो होते हैं। अब देखो, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक है ना, उसमें कितनी जनरेशन्स होती हैं? 23 जनरेशन्स होती हैं। मतलब 23 जनरेशन्स का क्या मतलब है ये देख लें। इसका मतलब ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिया है ना, ये क्या है? ट्रैकिया। समझ आ रही है? ये ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है? आपका प्राइमरी ब्रोंकस में। ये प्राइमरी ब्रोंकस आगे किस में डिवाइड होता है? आपका सेकेंडरी ब्रोंकस में। इस तरह ये सेकेंडरी ब्रोंकस आप आगे आपका किसका डिवाइड होता है? मतलब कि टर्शरी ब्रोंकस में। ये उसी तरह मतलब कि टर्शरी ब्रोंकस आगे किस में डिवाइड होता है? आगे जो डिवीजन होती रहती है ना, मतलब बात करने का मतलब ये है कि जो इसका हजरा नसब हो गया, जो इसकी पुश्त हो गई, या जो भी इसका हिसाब होता है वो क्या होता है? 23 जनरेशन्स होती हैं। कितनी जनरेशन्स होती हैं? 23 जनरेशन्स होती हैं। और ये एंड वाला जो पॉइंट होता है एल्व्यूलाई, तो यहाँ तक जो एंड वाला सारा सीन जो होता है वहाँ पर कितनी जनरेशन्स होती हैं? 23 जनरेशन्स होती हैं। तो पहली 7 जो जनरेशन्स होती हैं वो ट्रैकिया में होती हैं। कितनी होती हैं ट्रैकिया में? 7 जनरेशन। फर्स्ट 7 जनरेशन्स जो होंगी वो कहाँ होगी? ट्रैकिया में होंगी, पहली 7 जनरेशन्स। देखें, उसके बाद बाकी पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम में कितनी रह गई? 7 में से निकालें जनाब तो वो कितनी बनती है आपकी? 16। जो 16 जनरेशन्स हैं वो बाकी सारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी इसमें तो था, हमने बताया कार्टिलेज होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं। तो जो आपका दूसरा रिस्पिरेटरी सेल सिस्टम होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं? जो आपका दूसरा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, उसमें कार्टिलेज नहीं होते। क्या? कार्टिलेज नहीं होते। उसके बाद उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या होता है? स्मूथ मसल्स होते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है? उसके बाद इसमें होता है न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। उसके बाद इसमें क्या होता है? इसके बाद इसमें आता है आपके क्लोचित्स्की सेल। क्लोचित्स्की सेल्स बहुत मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोचित्स्की सेल। उसके बाद आपका क्या होता है? इसके बाद होता है एपीयूडी। एपीयूडी से क्या आपकी एब्रीवेशन होती है? ये शो करवा रहा होता है अमाइन प्रीकर्सर। क्या शो करवा रहा होता है? अमाइन प्रीकर्सर अपटेक डी कार्बोक्सिलेज। अपटेक डी कार्बोक्सिलेज। समझ आ रही है? ये शो करवा रहा होता है। उसके बाद आपका आ जाता है आपके एक सेल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? क्लारा सेल्स। क्या कहते हैं? क्लारा सेल्स। तो ये सारे सेल्स आपके पाए जाते हैं। देखिए, इसमें से बहुत मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। इसमें लैंगरहैंस सेल्स नहीं होते। कौन से नहीं होते? लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं होते। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, तो आपने कहना है कि नहीं होते। इसमें एल्व्यूलर मैक्रोफेज होते हैं। कौन से होते हैं? एल्व्यूलर मैक्रोफेज। एल्व्यूलर मैक्रोफेज वाले सेल्स होते हैं। तो एमसीक्यूज में क्या पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब, इन सब ये स्टेटमेंट इस तरह होती है कि ये वाले जो सेल्स हैं इनमें से कौन सा सेल रिस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं होता? उसमें जनाब आपका क्लारा सेल्स भी देंगे, उसमें जनाब क्लोचिस की सेल्स भी देंगे, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स भी देंगे और लैंगरहैंस सेल्स भी दे देंगे इसी तरह। तो एंड लैंगरहैंस सेल्स नहीं होते।
बाकी सारे होते हैं। या फिर इस तरह तीनों के तीन सेल्स का नाम दे दिया और उसके बाद नीचे कह दिया ऑल ऑफ द अबव, तो हम लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि जो जो ये वाले सेल्स होंगे वो आप इधर याद कर लें। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपके सरफेक्टेंट की सिंथेसिस कहाँ से होती है, इसके बाद आप इधर आ जाएँ। जो सरफेक्टेंट होता है उसकी सिंथेसिस कहाँ से होती है, तो जो आपका सरफेक्टेंट होता है उसकी जो सिंथेसिस होती है वो आपकी जो सिंथेसिस होगी वो कहाँ से होगी, वो होती है मेनली आपके एक सेल्स जो होते हैं वो भी सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। वो कौन से सेल्स होते हैं, क्लारा सेल्स। जो क्लारा सेल होते हैं, यानी कि कौन से सेल, क्लारा सेल जो होते हैं ये सरफेक्टेंट की सिंथेसिस करते हैं। सरफेक्टेंट की एमसीक्यूज आया हुआ है ये वाला एक, कि कौन से सेल्स होते हैं। उसके बाद एक और इधर से 3 एमसीक्यूज आए थे। एक एमसीक्यूज ये भी आया हुआ है कि सबसे पहले आपकी किस वक्त आपके सरफेक्टेंट की सिंथेसिस होती है, तो जब आपके सरफेक्टेंट की सिंथेसिस होती है 20th वीक में। कब होती है, 20th वीक में। यानी कि आपने बताना है कि 20th वीक में सरफेक्टेंट की सिंथेसिस होती है। और एमनियोटिक फ्लूइड में कब ये अपीयर होते हैं, सरफेक्टेंट एमनियोटिक फ्लूइड में अपीयर होते हैं 28th से लेकर 32th वीक, यानी कि 28 वीक से लेकर 32 वीक जो होते हैं तब ये आपके एमनियोटिक फ्लूइड में अपीयर होते हैं। वैसे जो सिंथेसिस होती है वो शुरू कब होती है, 20 वीक में, 20th वीक में। तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है, इसी वजह से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपके क्लारा से सरफेक्टेंट की सिंथेसिस सबसे पहले कब होती है वो आपने बता देना है कि वो जनाब 20th वीक में हुई थी। और उसके बाद आपने बताना है कि आपके एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे पहले अपीयर कब हुए होते हैं, तो वो आपने बताना है 28 से लेकर 32 वीक तक। अच्छा जी, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एक होते हैं रिस्पायरेटरी जोन। क्या होती है, रिस्पायरेटरी जोन। हम इसको ना रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो में डिवाइड करते हैं। वैसे ये कौन से दो जोन होते हैं, एक आपका होता है कंडक्टिंग जोन। क्या होता है एक आपका, मतलब कि अगर मैं इस तरह लिखूँ इसको, एक क्या होता है आपका कंडक्टिंग जोन और दूसरा कौन सा होता है, रिस्पायरेटरी जोन। अच्छा, ये जो रिस्पायरेटरी जोन होता है ना, इस जोन को कहते हैं वो पार्ट जो गैसेस एक्सचेंज में लेता है, किसमें, गैसेस एक्सचेंज में रोल अदा करता है। कंडक्टिंग जोन गैसेस को लेकर आता है और लेकर जाता है, गैसेस को लेकर जाना और लेकर आना, यानी कि ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल नोज हो गया, नेजल कैविटी होगा, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, यहाँ ये सारे आपके कंडक्टिंग जोन में आते हैं। कहाँ आते हैं, कंडक्टिंग जोन में आते हैं ये सारे के सारे। लेकिन कुछ बुक्स उसमें लेरेंक्स लिखा हुआ है, एनाटॉमी की बुक्स में लेरेंक्स तक आपका कंडक्टिंग जोन है, उसके बाद जनाब आपका रिस्पायरेटरी जोन है। लेकिन मेनली अगर हम लॉजिकली देखें तो ऐसा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि रिस्पायरेटरी जोन में तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आपको मैंने क्या बताया था, 23 जनरेशन हैं, तो लास्ट जो 7 जनरेशन होती हैं वो आपकी रिस्पायरेटरी जोन में आती हैं। कौन सी होती है, रिस्पायरेटरी जोन में। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि रिस्पायरेटरी जोन कौन सी होती है, तो आपने बताना लास्ट सेवन कहाँ से शुरू होगी, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, या फिर 17 से लेकर कहाँ तक, 23 तक। तो ये वाली जो जनरेशन होंगी वो क्या होगी, रिस्पायरेटरी जनरेशन या रिस्पायरेटरी जोन वाली ये जनरेशन होंगी। तो इसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये लास्ट जनरेशन जो होती हैं इसमें आता क्या है, इसमें जनाब जो चीज़ें आती हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, प्लस इसमें आपका आ जाता है रिस्पायरेटरी एल्व्यूलाई। समझ आ रही है, रिस्पायरेटरी एल्व्यूलस आप इस तरह कह सकते हो। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ये आपके लास्ट 7 जनरेशन में आती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें से एमसीक्यूज आता है। अच्छा आगे आ जाए, आगे कहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है। आगे एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं एचलीस हील। क्या कहते हैं, एचलीस हील। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एचलीस हील क्या होता है, देखें हमारा जो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, म्यूकोसिलरी अपरेटस होता है। क्या होता है, म्यूकोसिलरी अपरेटस होता है। अब ये म्यूकोसिलरी अपरेटस काम क्या करता है, ये म्यूकोसिलरी अपरेटस ये काम करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होगा वो आता है तो ये म्यूकोसिलरी अपरेटस जो होता है ये उसको ट्रैप कर लेता है। उसके बाद एल्व्यूलर मैक्रोफेज आते हैं, या तो वो उसको खा लेते हैं, उधर ख़त्म कर देते हैं। अगर वो खा नहीं सकते तो फिर कफिंग वगैरह के ज़रिए स्पूटम के थ्रू वो जिस्म से बाहर निकल जाता है। ओके क्लियर। लेकिन एचलीस हील में आपका म्यूकोसिलरी अपरेटस बहुत वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। इसमें म्यूकोसिलरी अपरेटस सही तरह काम नहीं करता। म्यूकोसिलरी अपरेटस का काम क्या था, सीलिया वगैरह का काम क्या था, कोई भी आपका बैक्टीरिया वगैरह आए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस आए तो वो उसको पकड़ता था। तो फिर क्या ये इधर से पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा। फॉरेन पार्टिकल ट्रैप नहीं होगा, मतलब कि फॉरेन पार्टिकल
ट्रैप नहीं होगा, नो ट्रैप। तो जब फॉरेन पार्टिकल ट्रैप नहीं होगा तो क्या वो जिस्म से बाहर निकलेगा? नहीं भाई, बाहर कहाँ से निकल सकता है जब वो ट्रैप ही नहीं हुआ। तो जब वो जिस्म से बाहर नहीं निकलेगा तो उस वक्त क्या होता है, जैसे ही ये जिस्म से बाहर नहीं निकलेगा तो उस हालत में इसको क्या कहते हैं, आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इन्फेक्शन के चांसेस एचलीज हील्स में क्यों ज़्यादा हो सकते हैं, म्यूकोसिलरी अपरेटस में। यहाँ म्यूकोसिलरी अपरेटस ना होने की वजह से एचलीज हील में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आप उधर बता सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये वीकेस्ट पॉइंट होता है। इसके आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके रिस्पायरेशन के मैकेनिक्स। तो अभी तक ये देखें, उसके बाद रिस्पायरेटरी मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, मान लो, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये मेरा क्वेश्चन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।